जरा सोचिए, तारीख है 5 अगस्त 2024। दुनिया भर के ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे हैं और अचानक सब कुछ लाल हो जाता है। एक ऐसी सुनामी जिसने बाजारों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत हुई कहां से? जापान का स्टॉक मार्केट निक्के 225 एक ही दिन में 12.5% से ज्यादा गिर गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक भूचाल था। और अगर पॉइंट्स में देखें तो ये इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट थी। 4,451 पॉइंट्स का नुकसान, मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा झटका। इससे पहले मार्केट्स ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और ये नंबर, ये है विक्स इंडेक्स, जिसे मार्केट में फियर इंडेक्स या डर का मीटर भी कहते हैं। ये दिखाता है कि बाजारों में डर किस कदर फैल चुका था। ये 2008 और 2020 के संकट वाले लेवल पर पहुंच गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस पूरी तबाही के पीछे था कौन? वो कौन सी छिपी हुई ताकत थी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अचानक घुटनों पर ला दिया? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक अकेले लेकिन बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंजन में। एक ऐसा ट्रेड जो दशकों से ग्लोबल मार्केट्स को चुपचाप अपनी धुन पर नचा रहा था। इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है, समझिए। ये दुनिया का सबसे सस्ता लोन लेने जैसा है। जापान से लगभग 0% ब्याज पर पैसा उधार लो और उसे दुनिया में कहीं और इन्वेस्ट कर दो जहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। तो ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही सीधा सा है, जैसा कि यहां दिख रहा है। पहला कदम, जापान से सस्ता येन उधार लो जहां ब्याज दरें लगभग 0 हैं। दूसरा कदम, उस पैसे को दुनिया में कहीं और लगा दो जहां ज्यादा प्रॉफिट मिले, जैसे अमेरिकी स्टॉक्स या बॉन्ड्स। एक तरफ से सस्ता पैसा उठाया और दूसरी तरफ उसे काम पर लगा दिया। बस यही है पूरा खेल। मजे की बात यह है कि इकोनॉमिक्स की किताबों के हिसाब से तो ये ट्रेड काम ही नहीं करना चाहिए था। थ्योरी कहती है कि करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव आपके प्रॉफिट को खत्म कर देगा, लेकिन दशकों तक हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। इन्वेस्टर्स को तो डबल फायदा मिल रहा था, सिर्फ ब्याज दरों के अंतर से ही नहीं बल्कि येन के लगातार कमजोर रहने से भी। और एक्सपर्ट्स इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो सुनना और भी मजेदार है। वो इसे कहते हैं फाइनेंस की दुनिया का डार्क मैटर, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं लेकिन हर चीज पर अपना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण असर डालती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस विशाल ट्रेड के पीछे कौन लोग थे? कौन थे ये लोग जो इतना बड़ा खेल खेल रहे थे? क्या ये कुछ बड़े बड़े बैंक थे या कोई सीक्रेट ग्रुप? सच तो ये है कि ये कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं थी। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था जिसमें जापान के आम बचतकर्ताओं से लेकर तेज रफ्तार वाले हेज फंड्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक सब शामिल थे, और सबके अपने अपने मोटिव थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस खेल में छोटे बड़े हर तरह के खिलाड़ी शामिल थे। एक तरफ थी जापान की आम घरेलू निवेशक, जिन्हें एक निकनेम दिया गया है मिसेस वातानाबे। ये बस अपनी सेविंग्स पर थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहती थीं। तो दूसरी तरफ थे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अरबों का मुनाफा कमा रहे थे। और जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब भी ये कैरी ट्रेड उलटता है, दुनिया में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। चाहे वो 1998 का संकट हो, 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन हो, या फिर 2024 का ये फ्लैश क्रैश। और यहीं से हम आज की कहानी पर आते हैं, क्योंकि अब जिस इंजन पर यह ट्रेड चल रहा था वो ही रिवर्स गियर में जा रहा है। और सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल चेंज ये है, जापान का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, अब खेल के नियम बदल रहा है। जो ब्याज दरें दशकों से 0 पर थी वो अब बढ़ रही हैं। मतलब दुनिया को जो मुफ्त का पैसा मिल रहा था उसकी दुकान अब बंद हो रही है। इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रेड अब क्यों फायदे का सौदा नहीं रहा। देखिए, अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें और जापान की बढ़ती ब्याज दरों के बीच का जो गैप था वो तेजी से कम हो रहा है। और जब गैप ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कहां से आएगा? और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल उल्टी ताकत का, जिसे कहते हैं रिवर्स कैरी ट्रेड। ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल लहर की तरह है जिसमें सारा पैसा वापस जापान की तरफ भाग रहा है। इन्वेस्टर्स अपनी विदेशी प्रॉपर्टीज बेचकर वापस येन खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? भले ही कोई सीधे तौर पर फाइनेंस से ना भी जुड़ा हो, ये बात इतनी जरूरी क्यों है? ये टेबल इस ट्रेड के दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ देखिए, जब येन कमजोर था तो जापानीज एक्सपोर्टर्स की तो चांदी थी, रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन अब
अब येन मजबूत हो रहा है तो उनकी कमाई घट रही है, कंपटीशन बढ़ गया है। और ग्लोबल मार्केट्स का हाल देखिए, पहले जहां लिक्विडिटी यानी पैसे की बाढ़ आई हुई थी, अब वहीं से पैसा वापस खींचा जा रहा है, और इसका नतीजा पूरी दुनिया में वोलेटिलिटी और अस्थिरता। और जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 500 अरब डॉलर अभी भी इस ट्रेड में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक टाइम बॉम्ब की तरह, जो बाजारों को फिर से हिला सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया जापान से मिल रहे एक तरह के फ्री लंच पर चल रही थी। अब जब पार्टी खत्म हो गई है, तो क्या सिस्टम इसका बिल चुकाने के लिए तैयार है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।